निर्धारण, शिशु में लिंग निर्धारण। यानी आज हम लोग जानेंगे कि कैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका जो विकास हो रहा है, वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सेक्स ऑफ बेबी, यानी बच्चों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे बातें आपके मन में भी रहता है, और समाज में आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इसको लेकर के बहुत सारी गलतफहमी भी है। तो चाहेंगे कि अंत तक जब हम लोग इस वीडियो को देखेंगे या इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी महिला में जिस समय जायगोट बन जाता है, जायगोट आप समझते हैं ना, जायगोट का मतलब होता है स्पर्म और ओवा दोनों जब आपस में मिलता है, आपको पता है फिलोपियन नलिका में ये जाकर के मिलता है, और जब स्पर्म और ओवा आपस में मिल करके बना लेता है जायगोट। क्या बना लेता है? जायगोट। और जिस समय जायगोट बनता है उसी समय ये तय हो जाता है कि इस जायगोट में पल रहा जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। यानी स्पर्म और ओवा मिला, और स्पर्म और ओवा के मिलने के बाद जो ही जायगोट बना, तो जायगोट के बनने के समय ही ये तय हो जाता है कि इस जायगोट में जो बच्चा पैदा होगा 9 महीने के बाद, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये तय हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार की औषधि करा लें, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करा लें, चिकित्सा ले लें, बाबा से मिल लें, हकीम से मिल लें, या मंत्र उच्चारण का उपयोग करा लें, पूजा पाठ करा लें, आप इस जायगोट में या फिर माँ के गर्भ में पले बच्चों के लिंग को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि जब महिलाएं गर्भावस्था में होती है तो अलग अलग प्रकार के टोटका अपनाया जाता है, नुस्खे अपनाते हैं। उनको लगता है कि ये सब क्रियाकलाप करेंगे तो समाज में एक अवधारणा है ना कि बेटा पैदा होना चाहिए, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन बायोलॉजी क्या कहती है कि एक बार स्पर्म और ओवा मिल करके जायगोट बना लिया, और जायगोट बनने के बाद आप लाख ट्रीटमेंट करा लो, किसी भी प्रकार की चिकित्साएं करा लो, औषधि का उपयोग कर लो, लिंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब एक बार जायगोट बन गया तो जायगोट बनने के ही समय तय हो जाता है कि जायगोट में जो पल रहा बच्चा है उसे जो 9 महीने में एक भ्रूण का डेवलपमेंट होने के बाद जो एक नव शिशु उत्पन्न होगा, वो शिशु मेल होगा या फीमेल होगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो पहली बातें पढ़ने के साथ साथ कुछ चीज ऐसे भी होनी चाहिए जो समाज में हमको सीख दें। तो भविष्य में जब भी आप लोगों को भी ऐसा मौका मिले बच्चा पैदा करने का, तो इस चीज से बचना है कि किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट कराना है या फिर बाबा से मिलना है, दवाई खाना है, अगर कोई आपको प्रलोभन देता है कैसा करेंगे तो ये पैदा होगा, लड़की पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, तो उससे बचना है। ऐसा कुछ भी नहीं। मेडिकल साइंस में हाँ सही बात बोल रहे हो, रुपया ले लेगा, आपको बेवकूफ़ बना देगा। वायदी भी अगर लड़का हो गया या लड़की हो गया तो कहेगा करे बाबा वाला बात सही हो गया, नहीं हुआ तो कहेगा कुछ ना कुछ तो तुम गलती किया होगा, तुमको जो जो हम बोले थे करने के लिए वो नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा। हाँ ठीक है, बाकी तुम लोग समझदार है। अब आगे हम पढ़ा रहे हैं, सुनिए इधर। तो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट हमने ये समझ लिया कि अगर एक बार स्पर्म और ओवा मिलकर के जायगोट बन गया तो उसी समय जायगोट में जो 46 क्रोमोसोम आ गया, वही 46 क्रोमोसोम तय कर लेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। मेल होगा या फीमेल होगा उसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहली अवधारणा हमने खत्म कर दी। दूसरी अवधारणा ये कि अगर कोई महिला यानी फीमेल लड़का को पैदा कर रही है या फिर लड़की को पैदा कर रही है तो इसके लिए महिला बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होती है। समझे? इसके लिए महिला बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होती है।
लेकिन ये भी हमारे समाज में होता है कि अगर कोई महिला लगातार 2-3 लड़की पैदा कर रही है या लड़के पैदा कर रहे हैं, तो उसके आसपास के लोग या सास उसकी शुरू हो जाती है बोलना। लेकिन इसके लिए वास्तव में महिला जिम्मेवार है ही नहीं। इसके लिए आप लोग पढ़िए, और भविष्य में अगर ऐसा कभी हुआ तो बताना रहे, अपने बेटा से पूछो, बेटा इसके लिए जिम्मेवार है। आपका जो बेटा है ये जिम्मेवार, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। तो याद रखने वाली बात है कि अगर कोई महिला लड़का पैदा कर रही है, लड़का पैदा कर रही है, लड़की पैदा करे या लड़का पैदा करे, इसके लिए महिला बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो इसके लिए पुरुष जिम्मेवार होता है। अब क्यों होता है, इसके पीछे एक रीजन है। इस रीजन को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जितनी भी महिलाएं होती है वो समयुग्मजी होती है। याद रखिएगा, क्या होती है? समयुग्मजी होती है। समझे? जितनी भी महिलाएं होती है वो क्या होती है? समयुग्मजी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो ओभा है, यानी महिला जो ओभा बना रही है, इस ओभा में सिर्फ और सिर्फ XX ही क्रोमोसोम पाया जाता है। एक ही प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके वजह से ये समयुग्मजी हैं। जिसके वजह से ये क्या है? समयुग्मजी हैं। तो याद रखना कि अगर कोई महिला लड़का पैदा कर रहा है या लड़की पैदा हो, इसमें इसका कोई योगदान नहीं, क्योंकि महिलाएं क्या है? समयुग्मजी हैं। इसके ओभा में सिर्फ और सिर्फ XX क्रोमोसोम ही पाया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ XX क्रोमोसोम ही पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि महिला के ओभा में जो गुणसूत्र का स्वरूप होगा, याद रखिएगा, इसके जो ओभा में गुणसूत्र का स्वरूप होगा, ये स्वरूप कैसा होगा जी? ये हो जाएगा 22 + X। क्या हो जाएगा रे? 22 + X। इसमें क्या हो जाएगा? 22 + X, यानी इसके जो गुणसूत्र का स्वरूप होगा वो सिर्फ होगा 22 + X। क्या हो जाएगा? 22 + X। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम मेल की बात करें, किसकी बात करें? मेल की, पुरुष की बात करें, तो पुरुष होता है विषम युग्मजी। क्या होता है? विषम युग्मजी। समझे? हेटेरोगेमी होता है। समझे? या ये क्या होता है? हेटेरोगेमी होता है, विषम युग्मजी होता है। इसके जो स्पर्म है, इस स्पर्म में X और Y दोनों प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। समझा? X और Y दोनों प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 10वां में भी आपने पढ़ा होगा बहुत सारे चीजें, बस खाली इंटर में आने के बाद थोड़ा सा हम लोग डिटेल कर लेते हैं। बाकी 9-10 से बहुत सारी चीजें जो है 11-12 में मिलता है। 11-12 का बायोलॉजी अगर कोई मन लगा कर पढ़ लेना, तो कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन हो उसमें कहीं भी इसको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। यहां पर हमने क्या सीखा? जो मेल होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं। मेल क्या होता है जी? विषम युग्मजी होता है। इसके स्पर्म में X और Y दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या कि इसके गुणसूत्र में अगर हम गुणसूत्र का स्वरूप देखें तो ये हो जाएगा 22 + X या Y। या यहाँ पर या बोलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 22 XY होगा, तब तो हो जाएगा 24 ना जी। और रहना स्पर्म में तो 23 क्रोमोसोम होता है, आपको पता ही होगा। तो इसका जो स्वरूप होता है 22 + X होगा, या फिर उसके बदले में Y होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका एक मतलब ये भी होता है कि मेल का जो स्पर्म होगा ना, उसमें 50% जो स्पर्म होगा उसमें होगा 22 + X, और जो 50% स्पर्म है उसमें पाया जाएगा गुणसूत्र का स्वरूप 22 + Y। क्या पाया जाएगा जी? 22 + Y। तो यहां तक समझ में आ गया। फिर से एक बार इसको आप समझ सकते हैं कि हमने आपको बोला कि अगर कोई महिला है लगातार लड़का पैदा कर रही है या फिर लगातार लड़की पैदा कर रही है, इसके लिए महिला बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि महिलाएं होती है समयुग्मजी और इनके ओभा में एक ही प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, वो है XX। समझे ना? उसमें क्या है? XX। इसलिए इसमें जो गुणसूत्र का स्वरूप होगा वो हो जाता है 22 + X, सिर्फ और सिर्फ 22 + X। जबकि जो पुरुष होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं और इनके स्पर्म में X क्रोमोसोम भी हो सकता है और Y क्रोमोसोम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पुरुष का मान लो कि एक बार कॉपुलेशन की क्रिया किया, वेजाइना में या फिर यूटेरस में 30-30 लाख की संख्या में स्पर्म रिलीज करता है। अब इतने लाखों की संख्या में स्पर्म का जो 50% स्पर्म होगा उसमें
गुणसूत्र का जो सेट होगा या तो 22 प्लस एक्स होगा, और 50% जो स्पर्म होगा उसमें गुणसूत्र का जो सेट होगा वो 22 प्लस वाई होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म जाकर के ओभा के साथ में मिला, समझा। अगर एक्स वाला मिला तो उस स्थिति में लड़की पैदा हो जाएगी, अगर 22 प्लस वाई वाला स्पर्म ओभा के साथ जाकर मिला तो उस स्थिति में लड़का पैदा होगा। तो इसमें कहीं से भी आपको लगा कि महिला जिम्मेवार है, तो अभी यहाँ थोड़ा सा हम लोग और भी समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम लोग को क्या सीखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ओभा है और इसको मिलना है किससे, स्पर्म से, या फिर स्पर्म है उसको मिलना है ओभा से, एक ही बात हुआ। ओभा मौजूद है और स्पर्म आकर के उससे मिलेगा। आपको पता है कि स्पर्म में ओभा में हमेशा 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम ही है, क्लियर। लेकिन अगर बाय द वे स्पर्म भी मिल गया कौन सा, 22 प्लस एक्स वाला ही, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम हो गया, तो सेट क्या बन गया, 22 22 हो गया 44, 22 22 क्या हो गया रे, 44 हुआ ना, 22 और 22 हो गया 44, और 45वां क्रोमोसोम रहा एक्स और 46वां क्रोमोसोम हो गया वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ एक्सएन है जी, तो वाई कहाँ से आ गया, यहाँ भी क्या होगा, एक्स होगा। मतलब 44 क्रोमोसोम, 45वां क्रोमोसोम भी एक्स और 46वां भी क्रोमोसोम एक्स, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गया। लेकिन इस स्थिति में जायगोट से जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, लड़की पैदा होगा। क्या पैदा होगा रे, लड़की, यानी गर्ल्स ही पैदा होगा। क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि ओभा में तो ऑटोमेटिक 22 प्लस एक्स ही रहेगा। रे लड़का लोग, ओभा में क्या रहेगा, 22 प्लस एक्स ही रहेगा। लेकिन अगर स्पर्म आ गया 22 प्लस वाई वाला, तो अब क्या होगा, अब तो 22 और 22 हो गया 44, और 45वां क्रोमोसोम एक्स है और 46वां क्रोमोसोम हो गया वाई। तो अगर ये गुणसूत्र का स्वरूप माना जाए गोट में, तो उस स्थिति में जो बच्चा पैदा होगा वो हो जाएगा क्या जी, लड़का, यानी बॉयज पैदा हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि अगर लड़का पैदा हो रहा है तो उसके लिए भी पुरुष जिम्मेवार, अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसके लिए भी पुरुष ही जिम्मेवार। तो लड़की लोग भविष्य में कभी भी सास ताना दे तो सास को बैठा करके ये वाला वीडियो दिखा दीजिए, समझे ना, समझे ना, वीडियो दिखा देना है और उसको समझा देना कि हम जिम्मेवार नहीं हैं, आपका बेटा जिम्मेवार है, उसको जा करके समझाइए, समझे। पढ़ने का मतलब ये भी नहीं होता है कि हमको कहीं ना कहीं अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए।